पहला क्वेश्चन देखो, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एमसीक्यूज वगैरह और जो भी मतलब तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो बच्चों, तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, कुछ नया बना? नहीं बना। पानी कह लो, बर्फ कह लो, एक ही चीज है, दोनों ही खा सकते हो आप। अ वेट शर्ट गॉट ड्राइड इन सनलाइट, कुछ नई मिली, कुछ नई चीज नहीं मिली। ये भी क्या है हमारा, क्या ये फिजिकल चेंज। अ ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रॉड कैप्ट इन एयर, केमिकल चेंज। तो ये हमारा एक आंसर, ठीक है, पहले का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। कडलिंग ऑफ मिल्क में आइडेंटिटी सेम रहेगी? नहीं रहेगी। अनचेंज का मतलब सेम नहीं रहेगी, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बताओ। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें भी आइडेंटिटी जो है वो क्या बोलते हैं, इसमें सेम रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो है आइडेंटिटी क्या होगा बेटा, सेम रहेगी। बाकी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, सड़ के शराब बन जाएगी। डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी चेंज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। Which of the following condition helps us to determine that a chemical reaction has taken place? इनमें से किससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यस। चेंज इन कलर, यस। ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इन्वॉल्व इन अ प्रॉपर्ली रिटन केमिकल इक्वेशन? टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं पड़ती टेम्परेचर की। It should be balanced, yes. It should have information regarding physical states, ठीक है। All of the above। तो भैया टेम्परेचर वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बी और सी हमारे ऑप्शंस हैं, तो हीट वगैरह को हम दिखाते हैं ना कि हीट दी गई है, यानी टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ है। तो अब हम यहाँ पे मजबूरन ऑल ऑफ द अबव करेंगे, ठीक है। तो why is it important to balance a skeletal chemical equation? तो बेटा किस लिए जरूरत होती है? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। ये तो ट्रू है ही, एक्चुअल में यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. This is also true. The chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction. तो कह रहा है कि रिएक्टेंट का ऑप्शन सी में कह रहा है रिएक्टेंट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहता है। नहीं भैया, है ना, पहले H2 था, O2 था, अब उधर H2O हो गया, समझ रहे हो, केमिकल कंपोजिशन बदल चुका है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। बाकी तो सारे के सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये मैंने आपको लिखवाए होंगे क्लास में, है ना, हर टाइप का तीनों स्टेटमेंट लिखवाए ए बी डी, अगर आपको याद है तो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है? तो ये एनसीईआरटी का वही आपका देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो व्हेन aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out. The chemical reaction for the reaction involved is chemical equation, sorry। तो कह रहा है इसके लिए केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाली, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मिक्स कर दिए, ठीक है। तो एक पोटेशियम आयोडाइड बोले तो Ki और फिर PbNO3, ठीक है, PbNO3। तो इनमें से कौन सी वाली इक्वेशन सही है? अगर हम बैलेंसी वाइज सब कुछ चेक करें तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। यार अगर मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी पड़े तो x क्या होगा और y क्या होगा? तो x देखो बेटा, लेड इधर 2 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी लेड क्या होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो
x की वैल्यू तो 2 होगी, ठीक है भाई, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब y, तो y देखो n कितने यहाँ पे, इस तरफ हमारे n है 2, है ना, कितने हैं n 2, और ये 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा था तो n 4 बन रहे थे। नाइट्रोजन कितने होने चाहिए थे, 4, तो ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है 2,4, ठीक है 2,4। बाकी आपकी एनसीईआरटी की इक्वेशन अगर आपको रट रखी है तो आप उस हिसाब से देख लेना। The chemical reaction between copper and oxygen can be categorized as, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन है वो कौन सा एग्जाम्पल है, किस टाइप का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कंबाइंड हो रहे थे ना। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड at the electrodes are VO and VH respectively, then VO raised to VH is, ठीक है, C, ऑक्सीजन एक गुना, और पता है ना ऑक्सीजन का वॉल्यूम और हाइड्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो, तो हाइड्रोजन हमेशा डबल आता है, तो हाइड्रोजन डबल ऑक्सीजन से, तो 1/2 ऑप्शन होगा, ठीक है। कोई रिसेंटली आप कराया था, याद होगा आपको। चलो देखो, which of the following reaction is categorized as thermal decomposition reaction, तो इसमें से थर्मल डिकम्पोजिशन देखो, ये फोटोलिसिस का एग्जांपल है, ये फोटोलिसिस का एग्जांपल है, ठीक है, और ये ऊपर वाला ए इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है, तो बचता है हमारा डी थर्मोलिसिस, ठीक है। देखो तो 13 लाइमस्टोन को हीट किया तो X + CO2 बना, उसको वाटर में डाल दिया तो स्लेट लाइम बना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल, तो देखो X क्या था हमारा, लाइमस्टोन को हीट किया यानी, तो X + CO2, X क्या रहा होगा, किसी को पता है? लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, और X हमारा बन जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसको पानी में डाल दोगे तो स्लेट लाइम ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल व्हिच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 and 2। 1 में क्या हो रहा था बेटा, हीट दे रहे थे ना, है ना, एंडोथर्मिक, और 2 में से हीट निकल रही थी एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अब देखो जरा, ऑप्शन सी में है ना, पहले एंडो हुआ फिर एक्सो हुआ, ठीक है। चलो अब 14 पढ़ते हैं अपन, 14 पढ़ो जरा। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा है, पहला वाला कर्सर गायब है, पहला वाला नहीं है बेटा, ठीक है, दूसरा वाला है, तीसरे वाले देखो, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला देखो, तो देखो और कोई नहीं है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट forms barium sulfate and ammonium chloride, which of the following currently represents the type of reaction involved। बेरियम क्लोराइड को आप जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हो तो बेरियम सल्फेट बनता है, अमोनियम क्लोराइड, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी तुमको यार कर्सर ना दिखता नहीं है ना, कर्सर ना दिखने की वजह से प्रॉब्लम है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ हो रहा हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी तो है, प्रेसिपिटेट भी तो बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट में, है ना, तो 2 and 4 ऑप्शन डी। 16 a metal ribbon X burns in oxygen with a white dazzling flame forming a white ash Y, the correct description of X, Y and the type of reaction is, तो देखो X कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम, Y एश जो होती है, एश MgO होती है ना, आपको पता ही थी ये MgO, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। 17 देखो जरा ढंग से देख लो, आप पढ़ लो उसको। तो अगर देखो मैं ये रिएक्शन लिखूं, कह रहा
बेरियम क्लोराइड के टेस्ट ट्यूब में बेरियम सोडियम सल्फेट मिला दिया। इधर देखो Na2SO4 और BaCl2 को हमने मिक्स कर दिया, तो बनेगा क्या? ये NaCl बनेगा प्लस BaSO4 बनेगा। इसमें सॉलिड कौन सा होता था? व्हाइट पीपीटी देता था ना ये BaSO4, और मैंने कहा था जो भी पीपीटी दे वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो पीपीटी BaSO4 की यानी बेरियम सल्फेट की है, तो ये सॉलिड है। ठीक है, हाँ 18वां पढ़ो जरा बेटा। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, हमें पता है CuSO4 जब भी Fe के साथ रिएक्ट करेगी FeSO4 बनेगा प्लस Cu। तो विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट? यहाँ देखो, इधर आयरन के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, उधर हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? आयरन। ऑक्सीडाइज्ड कौन है? आयरन। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑब्वियसली ए, आयरन ही ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन द रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी, तो इसमें बताना है कि भैया क्या हो रहा है इन चार में से, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो हमें पता है MnO2 का क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं MnO2 की, तो MnO2 का क्या हो रहा है? इधर जाके रिडक्शन, यानी रिड्यूस सब्सटेंस है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2O, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए। बाकी और भी तो पढ़ लो। MnO2 is reduced, बिल्कुल गलत। MnO2 is oxidized, नहीं MnO2 रिड्यूस तो हो रहा था, पर HCl is oxidized to Cl2। अच्छा, HCl Cl2 में कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा? गलत है। HCl तो H2O में गया है ना, ये गलत। MnO2 is oxidized, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। MnO2 का तो रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड कैसे बोल सकते हैं? Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for long time? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन डालोगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, चाहिए ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हीलियम तो चलेगी, CO2 नहीं चाहिए। तो हीलियम और नाइट्रोजन दोनों ही इनर्ट है, और इनर्ट गैसेस ही चाहिए होती है, तो ऑप्शन डी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एंडोथर्मिक इन नेचर। क्या आयरन को रस्ट लगने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती है। बारिश के मौसम में जब नदी ज्यादा लगती है ना, उस टाइम पे तो हीट भी नहीं होती नेचर में, तो एंडोथर्मिक तो है नहीं कि हीट डाल रहे हो। अजर्शन फॉल्स, ऑप्शन डी। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ट्रू। आग देते हो ना, हीट देते हो तभी तो आग लगती है। हाँ भाई, तो बेटा देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंडोथर्मिक नहीं होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कोई भी चीज जलती है तो आग, हीट बाहर निकलती है ना, अंदर थोड़ी जाती है। अजर्शन ट्रू है, समझ में आ गई बात? अजर्शन ट्रू है, क्योंकि आग बाहर आ रही है। नहीं, अजर्शन तो फॉल्स हो गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, अजर्शन फॉल्स है, सॉरी, ऑप्शन डी एक्सोथर्मिक थी। कैसी थी? एक्सोथर्मिक। अजर्शन कैसा हो गया? फॉल्स, ऑप्शन डी। आगे डिस्कस करना ही नहीं हमें। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, चूने के पत्थर को पानी में डालो, एक्सोथर्मिक होता है, दिस इज ट्रू, अजर्शन ट्रू है। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए। क्विक लाइम जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है, खूब सारी हीट बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, तो ट्रू है। ये तो डेफिनेशन बता रहा है। When an iron rod is dipped into a solution of copper sulfate, copper is displaced, this is true, है ना? Iron is more reactive than copper, यही रीजन है, तो ऑप्शन ए। आयरन की रॉड कॉपर सल्फेट में डाली तो
कॉपर डिस्प्लेस हो गया, दिस इज ट्रू क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, दिस इज ट्रू, ट्रू है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो है, क्योंकि दे रहे हो ना एनर्जी, और जिसमें एनर्जी दी जाती है वो एंडो। रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी H2SO2। रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? नहीं, रिडॉक्स है तो रिडॉक्स है ना। देखो तो H2S जो है ना, इधर क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, है ना, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और O2 का खाली O2 है, इधर देखो O2 का रिडक्शन हो गया, पता है क्यों? यहाँ 2 और यहाँ ऐसे करके 1 हो जा रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना। तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ H2S to S, इस रिएक्शन में H2S का ऑक्सीडेशन हो गया S में, एंड रिडक्शन ऑफ O2 to H2O, O2 H2O में हो गया, सही बात है। O2 जो है टूट के किसमें बदल गया, H2O में, ठीक है। तो ऑप्शन ए। 27, rusting can be prevented by applying a layer of oil and grease, this is true। The whole of iron deteriorates due to rust, पूरा का पूरा आयरन रस्ट से खराब हो जाता है। तो आयरन की रस्टिंग कह रहा है कि ऑयल और ग्रीस लगा के की जा सकती है, तो मैंने आपको प्रिवेंशन मेथड में बताया, एडजस्टमेंट ट्रू है। द होल ऑफ आयरन डिट्रॉइट्स ड्यू टू रस्ट, कह रहा पूरा का पूरा आयरन जो है रस्ट से सड़ सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करता क्या है, ये रीजन में ये नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन बी। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized, this is true। This increases the taste of the chips and helps in their digestion। भैया डाइजेशन से तो लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 28 का बेटा ऑप्शन हो जाएगा सी, रीजन फॉल्स है भाई, नाइट्रोजन गैस का टेस्ट से क्या लेना देना है, ठीक है, ऑप्शन सी। केस बेस्ड के केस पढ़ लीजिए। ऋषभ वांटेड टू स्टडी displacement reaction, he knows that he needs a metal and a salt solution of different metal, so he takes 2 tubes T1 and T2, out of which in T1 he placed a copper wire, T1 में रखा है कॉपर वायर, और ठीक है, इन आयरन सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब T2, तो T2 में क्या रखा है, आयरन सल्फेट। T1 में पता ना क्या है, कॉपर का वायर, ठीक है। T1 में he placed a copper wire T1 में, ठीक है। T1 में देखो कॉपर वायर रखा हुआ है ना, और साथ में आयरन सल्फेट डाला है, ठीक है। और T2 में क्या किया है, T2 में उसने नेल डाली है आयरन की, ये रही आयरन की नेल, हैमर जैसी दिख रही है, और कॉपर सल्फेट डाला। तो अब इन दोनों में से किसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली T2 में, क्योंकि हमें पता है आयरन नेल जो है जब भी कॉपर सल्फेट में डालोगे, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करके आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच टेस्ट ट्यूब विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन T2, इसमें T2 में, ठीक है। आइडेंटिफाई द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस्ड क्या होगा, CFE प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। चलो, स्टेट द चेंज दैट इज और आर ऑब्जर्व्ड इन T2, T2 में क्या देखने को मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन, और देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ FeSO4, नहीं भाई, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू लाइट ग्रीन कलर ऑफ FeSO4, नाइस, दिस इज गुड, ठीक है। ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड इन आयरन नेल, ये भी ठीक है। तो बोथ
बी एंड सी। तो ये आंसर है आपका डी। ठीक है, दोनों चीजें देखने को मिलती है ना। What will happen if zinc wire is used in place of copper wire in T1? कह रहा है जिंक वायर यूज कर लें अगर कॉपर की जगह तो। ठीक है, सुनो, कॉपर की जगह अगर जिंक वायर यूज कर लें तो क्या होगा। ठीक है, अरे देखो, व्हाट विल हैपन इफ जिंक वायर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर की जगह तो मुझे पता है, देखो T1 में मैंने क्या लिया था, कॉपर की वायर, और क्या लिया था, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन अब कह रहा है कॉपर की वायर निकाल दो और उसमें डाल दो जिंक। तो मुझे पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन सल्फेट से, तो वो क्या बन जाएगी जिंक सल्फेट। रिएक्शन होगा जिंक सल्फेट, तो इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। कॉपर तो है ही नहीं, तो कहां से करेगा। इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड आयरन मेटल। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, what will happen if silver nitrate is used in place of iron sulfate in T1? कह रहा है टेस्ट ट्यूब 1 में सिल्वर नाइट्रेट डाल दो और आयरन सल्फेट मत डालो, तो क्या होगा। कॉपर क्या करेगा, क्योंकि कॉपर अब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो इट विल प्रोड्यूस कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर मेटल, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला है क्या केस, ये देखो। A student added 10 gram of calcium carbonate in a rigid container, secured it tightly and started to heat it. After some time, an increase in pressure was observed. The pressure reading was then noted at intervals of 5 minutes and plotted against time in a graph as shown below. During which time interval did maximum decomposition take place? एक बच्चे ने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रखा है कंटेनर में, और उसके बाद जो है बढ़िया करके टाइट कर दिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया, है ना। तो कुछ देर के बाद जो है प्रेशर में इंक्रीज होता चला गया, और प्रेशर की रीडिंग हर 5-5 मिनट पे हमने देखी। तो आपको बताना है कि जो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा वो कहाँ होगा। तब ग्राफ देखो, ग्राफ में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन कहाँ हुआ है बेटा। देखो सबसे ज्यादा अगर मैं डिकम्पोजिशन देखूं स्टार्टिंग में एकदम अचानक बहुत डिकम्पोजिशन हुआ है। देखो स्टार्टिंग में तो ग्राफ एकदम तेजी से उड़ा, फिर उसके बाद नॉर्मल होता चला गया, यही हुआ है ना। तो अब देखो कि पहले 5 मिनट में देख रहे हो बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे रिएक्शन का रेट घटता चला गया। तो 0 to 5 मिनट्स विल बी द आंसर। ठीक है, पहले 5 मिनट में एकदम हवाई जहाज की तरह हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब स्लो पड़ गया। गैस A obtained above is a reactant for very important biochemical process which occur in the presence of sunlight. Identify the name of the process. सनलाइट की प्रेजेंस में जो गैस निकली वो CO2, और CO2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम इन कांटेक्ट विद द पॉल्यूटेड रेन वाटर। आइडेंटिफाई द मेन रीजन। कह रहा मार्बल के स्टैचू जो है ना रेन वाटर के साथ, मतलब पॉल्यूटेड रेन वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो कोरोडेड खराब होने लगते हैं। जैसे 1908 में कितनी सुंदर मूर्ति दिख रही थी, 1969 में देखो हाथ पैर सब गायब, चेहरा वगैरह सब गायब एकदम। रात में कोई देख ले और ये मूर्ति जाए और जा रहा और रात में देख ले तो भाई वो 4 दिन तक सोए ना, हार्ट अटैक आ जाए, है ना। डरावनी दिख रही है ये। आज ही मैं देख रहा था, पता नहीं वर्ल्ड के किसी कंट्री में, तो वो मतलब उसको कोई भी जानवर मिलता है उसको मार देते हैं, उसे टोटका शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो तो वही वाला हाल है। चलो तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेन रीजन। मेन रीजन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर। भैया बिल्कुल नहीं, बेसिक तो नेचर में होता ही नहीं है। पॉल्यूटेड वाटर एसिडिक होता है नेचर में, हेंस रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। देखो डिकम्पोजिशन कहां से हो जाएगा, बारिश का पानी डिकम्पोजिशन थोड़ी कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के लिए आपको पता हीट देनी पड़ती है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला या दूसरा एग्जांपल है आपकी बुक में, ये तो हीट थोड़ी देता है। बारिश का पानी ठंडा होता है।
चलो, है ना। तो अब देखो भाई, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम by heating with sodium metal, which compound would act as oxidizing agent in the above process. इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड जो अपना ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब केस स्टडी 2 देखो बेटा, मैंने ना तुम्हें एक अलग ही गलत ऑर्डर में करा दिए क्वेश्चंस, ठीक है, ये सेम ही थी ना। हाँ, पहला क्वेश्चन ये था, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 इज, कह रहा है इनमें से CaCO3 किस में नहीं होती है? कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मार्बल में तो हमें पता ही है CaCO3, शीशेल्स में भी होती है, घोंघों के ऊपर की सीपी जिसे कहते हैं, जिप्सम में नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। साइड में देख भी रहा, देखो। तो अब चलते हैं हम केस स्टडी 3 की तरफ। तो देखो भैया, केस स्टडी 3 हमारी, द रिएक्शन बिटवीन MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with bleaching abilities was released. एक गैस जिसमें ब्लीचिंग एबिलिटीज है वो रिलीज हुई है, ठीक है। देखो रिएक्टेंट डाला हमने MnO2 और HCl, ठीक है। तो अब क्या उसमें ब्लीचिंग एबिलिटीज आ गई, प्रोडक्ट कुछ बना होगा। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एन एग्जांपल ऑफ MnO2 मेटल ऑक्साइड। हाँ हाँ, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, HCl जो है हमारा एसिड है, तो बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्या? तो इधर देखो, MnO2 प्लस HCl क्या बन जाएगा बताइए मेरा, देखो जरा, सॉल्ट देगा MnCl2 प्लस H2O, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन है ये, तो वही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है प्लस Cl2, अभी तो पढ़ के आए थे। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसका एग्जांपल, ये पढ़ा है ना एग्जांपल, याद आ रहा है? In which of the following chemical equation the abbreviation represented the correct state of reactant and products? ठीक है, इनमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सही से किसने एब्रीविएशन दिया है, ठीक है। तो देखो MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 सॉलिड होता है, सही है। HCl हमारा एक्वस में होता है, ये भी सही है। MnCl2 एक्वस मिलेगा, ठीक है। H2O लिक्विड मिलेगा, ये ठीक है। Cl2 गैस मिलेगा, ये भी ठीक है, ठीक है। MnCl2 तो हमारे देखो ये वाले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट ट्यूब में पानी है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो, क्योंकि बी में भी H2O है, लेकिन H2O लिक्विड एक्वस नहीं होता ना, तो हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वो आपने अभी ऊपर किया होगा। MnO2 is getting reduced whereas HCl is getting oxidized, ठीक है। MnO2 is getting oxidized, नहीं भैया बी तो गलत है। MnO2 and HCl are both getting reduced, both getting oxide, नहीं, ऑप्शन ए, ठीक है। In the above discussed reaction, name the reducing agent जिसने ऑक्सीजन छीना। तो ऑक्सीजन किसने छीना बेटा बताओ? HCl ने छीना ना, मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड में जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता, रिड्यूसिंग एजेंट HCl। What will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl? Reaction will not occur, क्योंकि भैया HCl गैस तो रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक है। चलो, राहुल एक स्किल्ड पेंटर है, उसने एक वाइट कलर का पाउडर जो है पानी के साथ मिला दिया, ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो X तो आपको पता ही चल गया, CaO है। द कंपाउंड X रिएक्टेड विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड Y। Y क्या होगा आपको पता ही है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है।
Then Rahul used the compound Y for whitewashing the walls. Customer was not satisfied with the work of Rahul as well. Walls were not shining, but Rahul guaranteed him that the walls would shine after 2 to 3 days, and after 3 days of whitewash, the walls become shiny. ऑब्वियस सी बात है, आप जो CaOH होल ट्वाइस है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और CaCO3 देगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट का काम करता है, एकदम दीवार सफेद चमका देगा। ठीक है, तो नेम द कंपाउंड एक्स। एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। पता ही आपको, डिस्कशन करना ही क्या, कितनी बार तो हम पढ़ चुके हैं इसका नाम। तो CaO। नेम द कंपाउंड Y। CaOH होल ट्वाइस। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड हियर? किस तरीके का रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन। कैसा है? कॉम्बिनेशन। और हीट भी तो निकलती है, तो एक्सोथर्मिक भी है। राइट द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश ऑफ बॉल्स। ये आया ना आपका, ये आपने पढ़ा होगा। देखो, रुक जाओ, तो ये हमारा क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस। दीवार पे लगा के चला गया, दीवार एकदम धुंधली धुंधली पड़ गई। पहले तो फिर भी चमक रही थी, अब धुंधली धुंधली पड़ गई। ठीक है, तो उसने गारंटी किया कि भाई 3-4 दिन रुक जाओ, फिर देखो कैसी चमकेगी। तो 3-4 दिन में क्या हुआ? ये CO2 के साथ रिएक्ट होता रही, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम CO2 के साथ रिएक्ट होता रहा। ठीक है, और इसने आपको दिया CaCO3 जो कि शाइनी अपीयरेंस देता है, प्लस H2O जो था, जो दीवार पे पानी लगा हुआ था, वो सब भाप बन के उड़ जाता है, सिर्फ CaCO3 बचता है तुम्हारी दीवार पे, जिसकी वजह से तुम्हारी दीवार चमक जाती है। तो राइट द कॉमन नेम ऑफ X एंड Y। X का कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम, और Y का स्लेक्ड लाइम। प्यार से इसे आप लाइम वाटर भी कहते हो, पर नींबू पानी नहीं। तो देखो भैया, ये देखो, पढ़ लो जरा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बहुत पॉपुलर मेथड है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं पानी के थ्रू, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, तो प्योर वाटर हमें पता है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके लिए हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ताकि कंडक्शन जो है वाटर की इंक्रीज हो जाए, जिससे वाटर इम्प्योर हो जाता है, तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, रिएक्शन फास्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब इसने डायग्राम मेरे मन के बनाए, देखो कितने बढ़िया से डायग्राम बना रखे हैं। देखो डायग्राम अभी भी क्या ही बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, डायग्राम अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता। देखो, हमें पता है कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, डबल होते हैं। ये देखो, अब बढ़िया लग रहा है। इधर ऑक्सीजन आ रही है, एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन, और कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो चलो, नेम द गैस इवॉल्व्ड एट द कैथोड एंड एट एनोड। तो कैथोड पे कौन सी है भैया? H2, एनोड पे O2। Why is the volume of one gas collected at one electrode is double than the anode? ठीक है, कह रहा है, ये भी मैंने तुम्हें डिस्कस करा चुका है। ठीक है, तो कह रहा है जो हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से डबल क्यों है? तो हमें पता है एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम लगते हैं और 1 ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन वैसे ही नंबर में डबल जा रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? डबल होगा। Why are few drops of H2SO4 added to water? H2SO4 जो है वो इम्प्योरिटी का काम करेगा प्योर वाटर में, प्योर वाटर इम्प्योर बन जाएगा, जिससे कि क्या बोलते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करंट कंडक्ट होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड? एनोड पे जो गैस निकल रही है ऑक्सीजन, कैसे पता करोगे? तो क्या करना है आपको? ऑक्सीजन के लिए एनोड पे निकल रही है ऑक्सीजन, तो जलती हुई कैंडल लेके जाना, अगर वो कैंडल और ज्यादा जलने लग जाए तो ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है, आग लगने में मदद करती है। ठीक है, तो हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड? तो हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं? जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, और अगर मोमबत्ती पॉप की साउंड के साथ बुझ जाए तो समझ लेना कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स करा रखे हैं आपको।
कह रहा dilute HCl is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here? Support your answer with two argument. देखो हमें पता है जब भी हम HCl और जिंक को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो HCl प्लस जिंक ये क्या देगा, ZnCl2 प्लस H2। तो H2 गैस के आपको बबल्स देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट ट्यूब में बबल्स बन रहे हैं मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट ट्यूब को छू के देखोगे गर्म होने लग जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज मेड by dissolving CaOH whole twice in excess of water. This solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as faint white precipitate forms. Explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of chemical equation. कह रहा है क्या किया एक बंदे ने पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस चेक करने के लिए हमें हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड CaOH whole twice लिया जाता है, पुराना रखा हुआ नहीं। क्यों? रीजन ये है कि पुराना रखा हुआ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्लेक लाइम होता है, उसको धीरे धीरे ना एयर में CO2 के साथ रिएक्ट कर करके प्रेसिपिटेट बनाने लग जाता है, CaCO3 बनाने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब वो उतना बढ़िया क्या बोलते हैं हमारे काम में नहीं रहता, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने एक स्लेक लाइम बनाया CaOH whole twice और उसके बाद उसे छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दिया, थोड़ी देर या थोड़े दिन छोड़ दिया, तो हमने देखा कि उसमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एयर में है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमें मिल्कीनेस या फिर वाइट पीपीटी देता है। इस वजह से आपको जो है मिल्कीनेस नजर आती है। बाकी ये रहा रिएक्शन, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं, अब तो हमें क्वेश्चंस धीरे धीरे आने लगे होंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर? डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब हमें पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होगा तो एंडोथर्मिक होगा। मैंने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं और जबकि डिकम्पोजिशन तोड़ने के लिए, किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपको सनलाइट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट और साथ में और फिर डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है किसी भी एसिड या बेस को हम डाइल्यूट करते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एंडो तो नहीं है। आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन एंडो है क्योंकि हीट देनी पड़ती है, तो ऊपर वाला एंडो है, ये एक्सो है, सेकंड वाला हमारा क्या है, एक्सो। तो देखो ये हमारा एंडो, ये है एक्सो। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अगेन क्या कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाइल्यूट कर रहे हो, एक्सो, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड जो है इसको जब भी पानी में डालोगे, ठीक है, आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, नेपथलीन की बॉल्स और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रहने से क्या बोलते हैं वो उड़ जाती है, भाप बन के उड़ जाती है सब्लिमेबल, क्योंकि हीट जो पड़ती है तो वो वेपर बन के उड़ती रहती है, ठीक है। तो भैया हमारा 1 और 4 तो एंडोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे हीट, ठीक है, देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और 2 और 4 दोनों ही डाइल्यूशन है और डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट बाहर आती है। तो राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जब भी आप लेड नाइट्रेट जो कि एक येलो, ठीक है, द कंपाउंड टर्न्स येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है जब भी आप लेड ऑक्साइड को PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हो तो वो आपको देता है PbO, येलो कलर का कंपाउंड होता है। फिर देता है आपको NO2 ब्राउन फ्यूम्स, क्या देता है, ब्राउन फ्यूम्स, और ऑक्सीजन भी देता है, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की।
ये भी हमारे नोट से ही है। फिर कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरीके का रिएक्शन है ये, हीट दे रहे हो ना तुम, और फिर वो लेड नाइट्रेट तीन, एक चीज टूटकर तीन में बदल रही है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट टू थर्मल, हीट देकर तोड़ रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, ये रहा एग्जांपल से बता देना। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, CuSO4 से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, तो जिंक क्या करता है, CuSO4 को डिस्प्लेस करके ZnSO4 और Cu को अलग कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो Na2SO4 BaCl2, यहाँ Na के साथ क्या है SO4, जबकि उस तरफ Na के साथ Cl। ठीक है, खुला है। तो अब देखो BaSO4 क्या होता है, BaSO4 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, BaSO4 के साथ क्या हो रहा है, पहले BaCl2 था, Ba के साथ Cl2 था पहले, अब Ba के साथ क्या आ चुका है SO4। आयंस एक्सचेंज हो गए ना, अदला बदली हो गई आयंस की। जब आयंस की अदला बदली हो जाए, देखो यहाँ पे ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये देखो अगला। तो व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास, अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कॉपर हीट करोगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे तो CuO बनता है, ये हमारा रेडिश ब्राउन मेटल कहलाता था और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता था। ठीक है, तो व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता क्यों है? तो ये ब्लैक सब्सटेंस जब बनता है, जब ऑक्सीजन के साथ कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, फिर हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म? तो हमें पता है कि जब कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन के साथ रखकर हीट कर देंगे तो आपको कॉपर दोबारा से मिल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो क्या बोलते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय हीटिंग कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस विल गिव यू कॉपर बैक अलोंग विद द वाटर वेपर। ठीक है, और ये तो याद आ रहा होगा कईयों को, आज के पेपर में देखा होगा कईयों ने। ठीक है, तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट बताने भाई आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब बचा कौन, F2। ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो F2 क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सॉरी ये वाला मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। H2O देखो, हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान देना दूसरी डेफिनेशन की तरफ। देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो तो या तो हाइड्रोजन दे दे या ऑक्सीजन छीन ले। तो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं, पहली डेफिनेशन पे जाते हैं कि जो ऑक्सीजन छीन ले उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन दे दे उसे भी तो क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं यहाँ देखूं वाटर क्या कर रहा है, पहले वाटर के पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन अब अगर मैं आगे जाके देखूं तो वाटर के पास क्या रह जा रहा है, एक ही हाइड्रोजन रह जा रहा है ना। तो वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी इसका वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट H2O। ठीक है, ये क्या कर रहा है, H2O जो है ना अपना हाइड्रोजन दे रहा है किसको, F2 को। देखो ना H2O ने F2 को अपना हाइड्रोजन दे दिया, तभी तो ये HF बना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, H2O हमारा क्या कहलाएगा इस टाइम पे, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर यहाँ तो सीधे क्लियर कट आपको दिख रहा है, Fe2O3 था, इधर Fe हो गया, तो इसका तो हो गया भैया रिडक्शन, लेकिन किया किसने, ठीक है CO ने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। देखो यहाँ कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, इधर जाके डबल हो जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है,
तो ये आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कौन कर रहा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, बाकी आपको वैसे भी पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं कई जगह। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो भैया Pb3O4 है ना, Pb3O4। देखो इसके पास पहले से ही भर भर के ऑक्सीजन हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर इसमें Mg और O2 में अपना O कौन दे रहा है? O2 दे रहा है, O2 दे रहा है, तो O2 क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो